तो हमारे पास एक टॉपिक होता है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज के हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन जो है, ये इंसानों का अमल दखल जो है, वो किस हद तक जो है वो खतरनाक है और वो किस हद तक फायदेमंद है। तो हम उसको एक नजर देखना शुरू करते हैं। देखिए मैं नाम लिख रहा हूं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड ह्यूमन इंटरवेंशन, इंसानों का इंटरवेंशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर। अच्छा, अब मामला क्या है कि इंसान कहां कहां ऑर्गेनिजम्स की बायोडाइवर्सिटी को मुतासिर करने में एक रोल प्ले करते हैं। अगर हम इंसानों की हरकतों को देखें तो हमें पता चलेगा कि ह्यूमंस कई सारे मामलात ख़राब करते हैं नेचर में। मिसाल के तौर पे एक सबसे बड़ा मसला, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मसले, आज मसले समझेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्रीज हमने जब से बनाना शुरू की उससे बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होना शुरू हो गया। आप बोलोगे हैं सर कैसे? भाई देखें, कराची में जो लोग रहते हैं उनको इस बात का पता है कि कराची में इंडस्ट्रीज किस जगह पे हैं। आप बोलोगे सर इंडस्ट्रीज हैं कोरंगी की साइड पे, आप कहोगे इंडस्ट्री है साइड के एरिया में, आप कहोगे इंडस्ट्रीज जो हैं वो कोस्ट की तरफ जहाँ पर आपके पास फिशरीज वगैरह बनी हुई है ना, उस तरफ है जहाँ पर वो है KPT आपका बना हुआ है और पोर्ट कासिम वगैरह बना हुआ है। ये 3 पॉइंट्स हैं। नाउ लेट्स लुक इनटू दिस। इन 3 पॉइंट से मसला क्या है? जब पहले कभी कराची में आबादी कम होगी और इस वक्त प्लानिंग हुई होगी यार ये जगहें जो है हम दे दें मुख्तलिफ इलाकों को फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज, तो वहाँ एक मसला ये हुआ कि जब आपने कोरंगी का एरिया देखा तो आपको पता होगा कोरंगी में एक पोर्शन है आगे जाके जो कोरंगी क्रीक के पास निकलता है। वहाँ क्रीक बनी हुई है कोरंगी की। क्रीक पता आप लोगों को किसको कहते हैं? क्रीक कहते हैं उस जगह को जहाँ पर समंदर का पानी जो है ना, समंदर तो सामने आता है ना, क्लिफ्टन में आप खड़े हो, समंदर का पानी आपकी तरफ आ रहा है। एक जगह होती है जैसे मिसाल के तौर पर खड़ा हो ना, समंदर का पानी मेरे पीछे से गोल घूम के साइड से निकल के पीछे की तरफ आ रहा हूँ, पीछे की जगह समंदर का पानी जमा हो गया आके और वो स्टैग्नेंट है, खड़ा हुआ है, उसमें लहरें तूफान नहीं बन रहे, इसको कहते हैं क्रीक। कोरंगी की क्रीक है हमारे पास, ठीक है। अब क्रीक में क्या है कि वहां पानी है तो जाहिर सी बात है वहां तो बायोडाइवर्सिटी भी होगी, एलजी भी होंगे पानी के अंदर, बर्ड्स भी आती होंगी, तो से फिशेस भी होंगी। हमने उसके अतराफ में इंडस्ट्रीज लगा दी, क्या सोच के लगाई कि जो कचरा होगा पानी में डंप कर देंगे, डायरेक्टली समंदर में जाएगा समुद्र। अब मसला ये होता है कि वहां पर जो क्रीक बनी हुई है उसके साथ जो इंडस्ट्रीज आपने सेट की हैं वो इंडस्ट्रीज डायरेक्ट कचरा फेंकती हैं उस क्रीक के पानी में, और क्रीक का पानी चूंकि जमा हो रहा है एक पतली सी नाली के जरिए बड़े से पीछे एरिया के अंदर, हमारे शहर के अंदर आके, तो वहां से पानी का ई फ्लक्स थोड़ा मुश्किल होता है, पानी बाहर नहीं निकल पाता। जब पानी बाहर नहीं निकल पाता कचरा वहीं जमा होता है, चीजें वहीं सड़ती रहती हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पर वो मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, एंड फिशेस वगैरह मरना शुरू होती है क्योंकि उनके पास रास्ता नहीं है कहीं बाहर निकलने का, वो एक जगह आके जमा हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। फिर अगर हम साइड के एरिया में चले जाएं तो वहां क्या है कि वहां आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ना शुरू हुई, क्योंकि शुरू में सिर्फ एरिया था, आपके पास प्लांटेशन हुई हुई थी, सारी चीजें थी। आपने क्योंकि दूर दराज एरिया था, शहर से दूर था, तो आपने उस जगह पे सारे दरख्त वरख्त काटे, वहां जितने भी ऑर्गेनिज्म थे सबको मार दिया और आपने वहां पर इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर दी। तीसरी चीज जो हमारे पास फिशरी की तरफ या पोर्ट कासिम की तरफ जो इंडस्ट्रीज लगी हुई है उनका भी वही प्रॉब्लम है कि उनके अंदर जो कुछ भी डंपिंग होती है सारा सामान, वो सारा सामान डंप होता है समंदर के अंदर, और वहाँ जो करीब साहिल के पास के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, क्रैब्स हो गए, प्रॉन्स हो गए, फिशेस हो गई, या वो बर्ड्स जो उन पे आके फीड करती हैं वो भी सारे मरना शुरू हो गए। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंसानों की तरफ से यह है कि उन्होंने इंडस्ट्रीज बना दी और इंडस्ट्रीज बनाने के चक्कर में बहुत मसले मसाइल क्रिएट करना शुरू कर दिए, जानवरों ने मार दिए। दूसरा मसला अर्बनाइजेशन। दूसरा मसला क्या है? अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मीन्स अर्बन एरियाज की डेवलपमेंट। हमारे आमतौर पे आपने देखा होगा दो एरियाज होते हैं, वन इज रूरल एंड वन इज अर्बन। एक सब अर्बन भी होता है लेकिन आमतौर पे कराची में, पाकिस्तान में मिलता नहीं आपको, खासतौर कराची वाची में नहीं मिलता। तो अर्बन एंड रूरल, रूरल एरियाज देहाती, अर्बन एरियाज शहरी। अब देहात से शहर में कन्वर्ट करने के लिए किसी एरिया को या शहरों को फैलाने के लिए
व्हाट डू वी डू, हम ये करते हैं, हम इस एरिया में दरख्तों काटना शुरू करते हैं, चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। जब हम चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, दरख्तों काट देते हैं, तो वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स बढ़ना शुरू होते हैं, बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होती है। तो थर्ड पॉइंट आपके पास होता है पॉल्यूशन। देखिए, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों के नतीजे में पॉल्यूशन वजूद में आती है। कैसे? इस तरह से कि जब आपने शहर बनाया तो गाड़ियां भी इस्तेमाल होंगी, जब आपने इंडस्ट्री बनाई तो धुआं भी निकलेगा। अब ये तमाम का तमाम सारा सामान आपके एनवायरनमेंट में जाता है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, कचरा निकल के जा रहा है दरियाओं के अंदर, कचरा निकल के जा रहा है समंदर के अंदर, धुआं निकल के एटमॉस्फेयर में जा रहा है, गाड़ियां धुआं निकाल रही हैं, मुख्तलिफ मसले मसाइल हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, पॉल्यूशन बढ़ रही है। एंड दिस इज ऑल्सो टारगेटिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स को वहां से माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह मूव कर जाएं। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है और भी खतरनाक, जिसको अभी हम डिटेल से देखेंगे, डिफॉरेस्टेशन। नाउ व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? देखिए, एक चीज होती है डिफॉरेस्टेशन और एक होता है एफॉरेस्टेशन और एक होता है फॉरेस्टेशन। एक जगह प्लेन थी, हमने वहां फॉरेस्ट लगाना शुरू कर, दिस इज फॉरेस्टेशन। अगर उस जगह पे फॉरेस्ट था, हमने काट दिया, डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट था, हमने काट दिया, नए सिरे से बनाना शुरू किया था, एफॉरेस्टेशन। ना ये जो 3-4 वर्ड्स हैं, दे आर रेफरिंग टू अ सिंगल फिनोमिनन एंड दैट इज टू रीस्टैब्लिश और स्टैब्लिश फॉरेस्ट इन अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया। किसी जगह पे फॉरेस्ट को आबाद करना, जंगलात को आबाद करना। फॉरेस्ट होना जरूरी क्यों है, मेरी बात को समझिएगा। देखिए, उसको मैं एक सामने आपके पहले भी मैंने एक डायग्राम बनाई थी, मैं फिर दोबारा एक चीज बनाता हूं। लेट सपोज आई हैव अ माउंटेन, मेरे पास एक माउंटेन है, ठीक हो गया, मेरे पास एक माउंटेन है, ठीक है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, वेरी गुड। अब मेरे पास माउंटेन है, माउंटेन की एक साइड है जहां पर दरख्त लगे हुए हैं, ठीक हो गया। फॉरेस्ट की एक साइड, ये दरख्त है, उस पहाड़ बना हुआ है, उसकी एक साइड पे फॉरेस्ट है ना, ठीक है, दरख्त लगे हुए, ठीक है, दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है। फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूं कि हमारे पास बारिश होना शुरू होती है। लेट सपोज बारिश होती है और बारिश के नतीजे में पानी नीचे की तरफ आना शुरू होता है, पानी नीचे की तरफ आना शुरू होता है। अब देखो, आमतौर पे सर ये फॉरेस्ट कम समोसा ज्यादा लग रहा है, बेटा ये भूख है, ये इंटरनल भूख है हमारी जो हमें नजर आती है। ये वैसे सही कह रहे हैं, इस वैसे सही कह रहे हैं, जो बड़ा वाला नहीं होता जिसकी एक परत नीचे मोटी सी होती है, एक्स्ट्रा पता नहीं क्यों लगाते हैं वो, मुझे आज तक समझ में नहीं है उसकी। इतने पोर्शन में भरा हुआ होता है वो उसका मटेरियल, और ये नीचे का एक पोर्शन होता है बाहर बिला वजह का निकला होता है, वो क्रिस्पी वाला पोर्शन जो होता है। और पाकिस्तानियों के अलग ही स्टाइल है भाई खाना खाने के। बहरहाल जो भी है, अब क्या करें, लोगों को पसंद है वो। आज तक किसी ने एतजाज नहीं करा, मैं बोलूंगा लोग मुझे मारेंगे, बोलेंगे भाई 50 साल से चल रहा है इस वे वाला समोसा, किसी ने एतराज नहीं किया, तुम कौन होते बोलने वाले। खाओ भाई खाओ, एंजॉय करो। खैर, तो मैं कह रहा था, तो ये बारिश जो है ना, वो बारिश का पानी आ रहा है। अब देखें, बारिश का पानी हमें बजाय ऐसा लगता है कि वो ऊपर से बह जाता है, लेकिन वो बहता नहीं है, वो कुछ अंदर भी सीप कर जाता है। कहाँ सीप कर जाता है? अंदर सीप कर जाता है इनटू दी वाटर, जमीन के अंदर। पहाड़ी के अंदर जहाँ मिट्टी होगी वहां पर ये सीप करेगा अंदर की तरफ, समंदर का बारिश का पानी अंदर भी आ रहा है और ऊपर से भी बह रहा है। नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस इज कि जब कभी आप फॉरेस्ट को खत्म करते हो, कट डाउन करते हो, तो उससे पहले आपको ये समझ लेनी चाहिए बात बड़े अच्छे से कि फॉरेस्ट में जो जड़ें हैं ना दरख्तों की, वो उनसे भी ज्यादा नीचे गहरी गई हुई होती हैं। और ये मैंने अभी पिछली क्लास में भी बात का जिक्र किया था कि आमतौर पे हमें दिख रहा होता है कि दरख्त ऊपर बड़ा बना हुआ है, लेकिन उसकी जड़ें जो हैं वो नीचे पूरी मिट्टी में गहरी फैली हुई होती हैं। और नीचे मिट्टी में फैले होने का फायदा ये होता है कि वो मिट्टी को ग्रास कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं। यानी ऑल ऑफ दीज ट्रीज हैव देयर रूट्स डीप इनटू दी
रॉक्स एंड सॉइल ऑफ द माउंटेन। अब ये मसला है कि जब पानी ऊपर से आता है तो चूंकि मिट्टी को जकड़ा हुआ है दरख्तों ने, तो वो पानी बह तो जाता है लेकिन पानी अपने साथ मिट्टी को लेके नीचे नहीं आता। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ माजरा क्या है, दूसरी तरफ माजरा ये है कि ये नीचे आ तो जाता है सब कुछ, लेकिन ये ऐसे नहीं आता, बल्कि ये ऐसे आता है कि पानी अपने साथ मिट्टी को भी बहा के लेके आता है, क्योंकि यहाँ कोई चीज ऐसी नहीं है इस पोर्शन में जो कि इस मिट्टी को पकड़ सके, जकड़ सके। तो पानी मिट्टी में दाखिल होता है और उसके साथ खींच के जमीन को नीचे लेके आ जाता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट लैंड स्लाइडिंग वजूद में आती है। द वर्ड इज लैंड स्लाइडिंग। लैंड स्लाइडिंग। अब लैंड स्लाइडिंग में क्या होता है कि जो पत्थर और मिट्टी सब है वो मूव करके नीचे की तरफ आती है। अब देखो यहां ये मामला नहीं हो सकता क्योंकि इस जगह पे दरख्तों ने जमीन को पकड़ा हुआ है टाइटली, तो वो जमीन को खिसकने सिरकने नहीं देंगे। डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इट रिजल्ट्स इन लैंड स्लाइडिंग, जमीन खिसक के नीचे आ जाती है। और क्या, अगर किसी के घर बने हुए उसके ऊपर तो भाई घर समेत नीचे, किसी के घर नीचे बने हुए तो मिट्टी ऊपर से आ जाएगी उनके घर में, और खाली मिट्टी नहीं आती, पूरा पूरा लाइक समझे कि तोदे कहते हैं हम उसको उर्दू में, तोदे आके फिसलते हैं और यूं दबा देते हैं घरों को, खत्म हो गई कहानी, दी एंड हो गई। तो डेंजरस है बहुत ही, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन कब होती है, भाई दरख्त थे उसके ऊपर, आपने बिला वजह में काट लिए बेचने के लिए, बिजनेस के लिए, और काट दिए तो आप कोई था नहीं जमीन को जकड़ने वाला, लाइक होल्ड करने वाला, तो नुकसान हो गया, लोग भी मर गए और भी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई ना। जाहिर सी बात है, यहाँ नीचे कोई दरख्त लगा होगा उसकी वो तो मिट्टी आ जाएगी, खत्म, दी एंड, मर गए। तो ये बड़े नुकसान आते हैं एक और डिफॉरेस्टेशन का, कि दिस एक्चुअली हेल्प्स रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी इन ए स्पेसिफिक हैबिटेट। मेरी बात समझ रहे हो सारे बच्चे? देखो इसका भी हल क्या है, इस डिफॉरेस्टेशन का हल भी क्या है, प्लांटेशन। प्लांट्स लगे हुए छोड़ दो, नहीं लगे हुए लगा दो, लेकिन हटाओ नहीं पौधों को उसकी जगह से, क्योंकि प्लांट्स अट्रैक्ट एनिमल्स एंड एनिमल्स होंगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, आपका एरिया बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन का एक और मसला जो पॉल्यूशन को टैकल करने में हेल्प कर सकता था, डिफॉरेस्टेशन क्या है, दरख्तों को काट देना। आपको पता है इस बात का कि दरख्त यानी प्लांट्स दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा है कि नहीं है? हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं। ऐसा होता है भाई कि नहीं होता? होता कुछ इस तरह से है कि जब आपके पास प्लांट्स ही नहीं मौजूद होंगे तो एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कौन खींचेगा? कोई भी नहीं खींचेगा, होगा ही नहीं कोई। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, और अल्टीमेटली ये होगा कि एटमॉस्फेयर और ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा। ये अच्छी बात नहीं होगी। अभी मैं इस पर और एक और बात और अभी करूंगा। डिफॉरेस्टेशन के बाद एक और मसला वजूद में आता है बिकॉज ऑफ लाइक ह्यूमन इंटरवेंशन, और वो हमारे पास होता है किसी चीज की ओवर हंटिंग या किलिंग। जरूरत से ज्यादा बिला वजह जानवरों का शिकार करना, उनका कत्लेआम करना, यह भी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के मुनाफी है। यानी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई लेट सपोज आप कहो कि कराची में आती हैं, अभी सर्दियों में आएंगी, हुबारा बास्टर्ड्स नाम होता है डक्स का, साइबेरिया से उड़ के आती है। सर्दियां वो यहीं गुजारती हैं क्योंकि साइबेरिया के मुकाबले में यहाँ सर्दी थोड़ी कम होती है। हुबारा बास्टर्ड्स नाम है उसके ऊपर बैन लगा हुआ उसको शिकार करना, आप उसको शिकार नहीं कर सकते। कराची में, पाकिस्तान में, सिंध के साइड पे आती है वो, और उसका शिकार मना इस वजह से क्योंकि उसकी तो तादाद कम है, फिर दूसरे मेहमान है, मेहमानों का थोड़ा ख्याल करते हैं। अब उसमें होता कुछ इस तरह से है कि जब वो आती हैं तो बेचारी उनके इलाका नया होता है, परेशान होती, खाने को नहीं मिल रहा होता, तो लोग उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रैप करते हैं, गोलियां चलाते हैं, मार देते हैं और खा लेते हैं उनको, ठीक है, विच इज़ नॉट वेरी गुड। अब चूंकि ज़रूरत से ज़्यादा एक लिमिटेड स्टॉक आया ना साइबेरिया से और सारे उठ के आ गए, तो अब नुकसान क्या होता है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को फ्री हैंड दे दोगे तो एक वक्त आएगा कि जितनी आई थी ना साइबेरिया से, उनमें से एक भी वापस नहीं जा पाएगी, और जब जा नहीं पाएगी तो अगले साल फिर दोबारा वापस आएंगी नहीं।
अगले साल क्या कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी पूरी जो जनरेशन थी उसको तो आपने मार के खा गए आप। अब जब ओवर हंटिंग होती है या ओवर किलिंग होती है किसी स्पेसिफिक स्पीसी की या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, तो उससे उस ऑर्गेनिज्म का जो काउंट है वो खत्म होने लगता है, वो मरने लगता है, उसकी तादाद खत्म हो जाती है। तो उसके लिए क्या होता है, मुख्तलिफ सैंक्शंस और बैन्स और मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स फॉलो करवाती गवर्नमेंट कि इसका शिकार ना हो। पैसे दे के शिकार किया जाता है कि ताकि अगर मिसाल के तौर पे एक अमाउंट मिल भी जाए हुकूमत को, जैसे मारखोर वगैरह का शिकार होता है, या आपके पास जो बिग हॉर्न शीप्स होती हैं जिसके गोल गोल हॉर्न्स होते हैं, पहाड़ी इलाकों में ऊपर होती हैं, उनको उनका बड़ा भारी लाइसेंस दे के जो है ना आपको उनका शिकार करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है कि उसको मार के, एक तो इसकी रेट इतने ज़्यादा होंगे कि उसको सिर्फ वही बंदा अफोर्ड कर सकता है जो कि अफोर्ड करने वाला होगा, ठीक है। फिर ये कि उसको मार के जो आप हुकूमत को पैसे दोगे, वो पैसे पर हुकूमत उनकी कंजर्वेशन पे लगाती है। आमतौर पर दुनिया में ये तरीकाकार देखा जाता है, बाहर के मुल्कों में भी होता है कि अफ्रीकन समानस के अंदर शेर को मार दिया। अब शेर को मार के क्या फ़ायदा हो रहा है भाई, शेर को मार के फ़ायदा ये हो रहा है कि उसको जो मारने की फ़ीस आप देते हो गवर्नमेंट को, साउथ अफ्रीकन या अफ्रीकन गवर्नमेंट को, वो अच्छा खासी अमाउंट होता है कि उस पैसे से फिर वो उस स्पीसी की कंजर्वेशन में पैसा खर्च करते हैं, कि उसकी कंजर्वेशन करते हैं। भाई 50 थे, उसमें से एक आपने मार लिया, इतना पैसा दे दिया कि 50 को आप अच्छे तरीके से सेटल कर सकते हो, 50 से 100 बना सकते हो। तो आमतौर पे तरीका देखा जाता है। तो ओवर किलिंग एंड ओवर हंटिंग इज ऑल्सो मेजर रीजन कि जिसके नतीजे में हमारे पास यहाँ बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो सकती है। एक छठा पॉइंट बता रहा हूं विच इज नॉट डायरेक्टली मेंशन इन दिस पर्टिकुलर हेडिंग इन योर बुक, बट वो इसके बाद वाले टॉपिक में जिक्र है, और वो पता है क्या है, वो है इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेजिव स्पीसीज, इन्वेजिव स्पीसीज क्या होते हैं? देखो, इन्वेजिव का वर्ड निकला है इन्वेड से। इन्वेड कहते हैं किसी जगह को फतह करना या उस पर कब्जा गालिब आ जाना किसी जगह के ऊपर, इसको इन्वेजिव कहते हैं। नाउ इन्वेजिव स्पीसीज कैसे नुकसान दे सकती हैं? मिसाल के तौर पे आपके पास, आपको शायद ये बात पता हो या नहीं पता हो, जो घर की पाली हुई बिल्लियां होती हैं, बिल्लियां, ये इन्वेजिव स्पीसीज हैं कराची की भी। ये जो बिल्लियां हैं, इवन के फेरल या स्ट्रे कैट्स हों, दे आर नॉट नेचुरली अकरिंग एनिमल स्पीसीज ऑफ सिंध और कराची। ये बनी नहीं है शहर के लिए, इस इलाके के लिए, ये आई हैं कहीं से, ये लाई गई थी, उसके बाद छोड़ दी गई। उससे क्या होता है, अब आप बोलोगे सर बिल्ली तो है, क्या अच्छा हम गाना वाना दे देते हैं। अगर आप खाना ना डालते बिल्ली को, फिर बिल्ली क्या करती? बिल्ली शिकार करती। किसका शिकार करती? बिल्ली शिकार करती परिंदों का। कराची में एक परिंदा पाया जाता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, ग्रे कलर की बर्ड होती है वो, और वो ग्रुप्स में रहती हैं और आमतौर पे वो ज़मीन पे घूम रही होती हैं। मतलब उनको उड़ते हुए तो मैंने बहुत ही रेयरली देखा है, वो दरख्तों पे बैठी हुई होंगी और छोटे दरख्तों पे बैठती हैं, घास में घुसी हुई होती हैं, बिल्कुल ऐसी होती है जैसे आपके पास जैसे फाख्ता होती है, डव होती है ना, जैसे डव होती है उस तरह की, बड़े उसी साइज़ की होती है, ग्रे कलर की होती है, वो आवाज़ें निकालती है, लंबी सी चोंच होती है वो। आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट बर्ड, बट वो उस तरह की बर्ड जो है वो नेचुरली अकरिंग बर्ड्स हैं ऑफ कराची और सिंध। अब इन बर्ड्स का मसला ये होता है कि जब ये इनकी नस्लें एक इलाके में पली बड़ी हैं, तो इनको पता है कि हमें इस इलाके में किसी किस्म के प्रेडेटर का सामना नहीं करना पड़ेगा जो हमें आके खा ले। अब चूंकि नस्लें बनी ही इस तरह से थी और इन्होंने अपने आप को अडेप्ट इस तरह से कर लिया और ये हैबिचुएशन हो गई, इनको हैबिचुअल हो गई विद ऑल दैट एनवायरनमेंट जहाँ वो रह रही हैं, इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ पर एक ऐसी बिल्ली आने वाली, बिल्ली नामी जानवर आने वाला है जो इनको शिकार करके इनको खा जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि जब बिल्ली इंट्रोड्यूस हुई कराची के अंदर, तो स्ट्रे कैट्स या फेरल कैट्स जो बाद में बन गई, उन बिल्लियों ने इन जानवरों का शिकार, इन परिंदों का शिकार करना शुरू किया जो अपनी लाइफ में चिल घूमते थे, उड़ने की कोशिश ही नहीं करते थे, जमीन पर रहते थे। अब छुप के बैठी बिल्ली, आपको पता है बिल्ली कैसे शिकार करती है, वो टहल अपने यूं करके, उसको बिल्ली ने झपटा मारा, खट्टा आग दिया, एंड हो गया। अब हुआ क्या कि वो जो वहां की कराची की जो नेचुरल स्पीसी थी परिंदों की, वो मुतासर होना शुरू किसकी वजह से? बिल्ली की वजह से। नाउ बिल्ली इज डिस्ट्रॉइंग द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स स्पेशली बर्ड्स इन कराची एंड सिंध, क्योंकि बिल्लियां यहाँ की है ही नहीं है, ये आई किसी और तरीके से, लाइक दे वेंट इन ब्रीडिंग और ओवर प्रोडक्शन, और फिर उनके बाद अच्छा खासी बच्चे अच्छे हो, उनकी फैमिलीज बढ़ी, तो फिर उनको घरों से बाहर निकाल दिया लोगों ने,
तो वो फिर उन्होंने इलाकों को घेरना शुरू कर दिया। तो अब पता ही चला कि जब कोई ऐसी स्पीसी जो उस इलाके की नहीं है, जब उस इलाके में आती तो वो कोशिश करती है अपना कब्जा जमाने के लिए, और जब कब्जा जमाती तो उसमें मारामारी होती है, उसमें जो वीकेस्ट स्पीसीज होती है आमतौर पे वो एलिमिनेट हो जाती है। प्लांट के साथ भी ऐसे ही मामला होता है कि कोनोकार्पस लेंसिफोलियस जो हमारे पास ग्रीन बेल्ट में लगा हुआ है बीच में, वो हमारे कराची का नहीं है, उसको इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस करा दिया यहाँ पर कि अब से वही है हर जगह, और उसके अलावा कुछ और दरख्त है ही नहीं। तो ये बात मुनासिब बात नहीं होती। इन्वेसिव स्पीसीज नुकसान देती हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर हम यहाँ पर पढ़ रहे थे ह्यूमन इंटरवेंशन, तो ह्यूमन इंटरवेंशन यानी इंसानों का क्या रोल है इन्वेसिव स्पीसीज को रेगुलेट करने में, देखने में? देखिए, कोई इन्वेसिव स्पीसी आती है तो खुद से उड़ के नहीं आती, उनको लाया जाता है किसी वजह से। मिसाल के तौर पे अगर फेरल कैट्स या स्ट्रे कैट्स को देख लें तो उनकी जो पहली खेप आई थी इस एरिया में, हमारे रीजन में, वो लोग अपने साथ पालतू बिल्लियां लेके आए थे, जो उन्होंने पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अपने घरों से बाहर निकाल दिया, बिल्लियां घर से भाग गई और फिर उन्होंने बाहर के इलाकों को अपना मस्कन बना लिया। एक आपके पास प्रोसोपिस जो जूलीफ्लोरा एक प्लांट है जिसको हम कीकर भी कहते हैं आमतौर पर, उसकी वाली स्पीसी जो बहुत नीचे की तरफ फैली हुई थी कांटे वाली, उसके बारे में कहा जाता है कि वो स्पीसी यहाँ की नहीं थी, वो अर्जेंटीनियन स्पीसी थी कोई, और वो यहाँ आई इस तरह से कि वर्ल्ड वॉर के ज़माने में या किसी जंगों के ज़माने में उन्होंने ख़ास तौर पे ऊपर से बीज इसके फेंके ताकि वो जो दरख्त है ना, ये शरब टाइप का, इसके कांटे होते हैं, तो कोई बंदा क्रॉल करके या एरिया को अबूर करके क्रॉस ना कर सके फौजें, क्योंकि उसमें कांटे कांटे लगे होते हैं, बहुत तेज़ी से वो बुश की तरह से फैलता है, तो वो एरिया जो है ना एक तरीके से कवर हो जाएगा और एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी उनको। यार से कांटों में से कौन घुस के निकलेगा, तो कपड़े फंस जाएंगे, खुद फंस जाएंगे, कांटे लग जाएंगे, आँख फट जाएगी, ये हो जाएगा। तो इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं वो चीज़ें किसी खास पर्पस के साथ, और पर्पस अच्छा होता है, लेकिन फिर वो जब चीज़ें हाथ से बाहर निकलती हैं तो फिर वो एक इन्वेसिव स्पीसीज के तौर पे मार्केट में सामने आती है। तो ह्यूमंस ही की वजह से कोई स्पीसी जो आप नई इंट्रोड्यूस करा रहे हो किसी एरिया में, वो इन्वेसिव स्पीसी बनती है और फिर उससे मसले मसाइल जनरेट होते हैं। क्या सारे बच्चे मेरे साथ यहाँ तक मौजूद हैं? तो ये कुछ बातें थी इस पॉइंट से रिलेटेड कि हाउ ह्यूमंस are influencing the destruction of an habitat and organisms living in that particular habitat। ठीक हो गया? अच्छा, एक बात यहां पर ये याद रखिएगा कि हमारे पास आम तौर पे जो ओवर हंटिंग है और इन्वेसिव स्पीसीज की इंट्रोडक्शन है, ये दोनों बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इन डिस्ट्रॉइंग डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन, इन डिस्ट्रॉइंग डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। तो ये बात एक अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक हो गया? फिर इसके अलावा जाहिर सी बात है, हम उनके इलाके में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनका हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और बहुत सारे मसले मसाइल हम क्रिएट कर रहे होते हैं। सो ये चीज़ें कुछ पॉइंट्स हैं, जस्ट कीप देम इन योर माइंड। ओके, आगे चलते हैं।